हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर चैनल को। आइए सीखते हैं। भाषा व्याकरण भाग 3। वर्तनी क्या होता है। किसी भी भाषा को लिखने की रीति को ही वर्तनी कहते हैं। रीति अर्थात तरीका। भाषा के समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता निश्चित की जाती है। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। आपके स्क्रीन पर है, आप इसके बारे में हम देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं विभक्ति चिन्ह क्या होता है। पहला, विभक्ति अर्थात जिन प्रत्यय से कारकों की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या परासर्ग कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो संज्ञा तथा सर्वनाम और विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह जिससे यह पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, वही विभक्ति कहलाती है। जैसे पंडित जी ने कहा, सर्वनाम में क्या होता है। सर्वनाम उसने, मुझसे, हमने, तुमसे, आपको, आपने। लेकिन दो प्रत्ययों होने पर अंतिम प्रत्यय अलग लिखिए। जैसे आपने लगा दिया कि उनमें, तो उनमें से में से उनमें अलग लिखा जाता है और से अलग लिखा जाता है। जैसे आपके लिए, तो आपके अलग लिखा जाएगा, लिए अलग लिखा जाएगा। उदाहरण आप देख सकते हैं। और सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही तक आदि का ह्रास होता है। ह्रास मतलब होता है पृथक या अलग या कटाव। जैसे उदाहरण देखा हुआ है आपके यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। दूसरा देखते हैं, संयुक्त क्रियाएं क्या होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाले क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण, चल देना, हंस देना, रो पड़ना आदि। या सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो क्रिया मिलकर किसी तीसरी नई क्रिया का निर्माण करती है तो वह क्रिया ही संयुक्त क्रिया कहलाती है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको संयुक्त क्रिया के 3 उदाहरण दिए हैं, आप देखिए। या धातु क्या होता है, आइए देखते हैं। के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में धातु की परिभाषा। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान देना, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। फिर से, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। साधारण भाषा में बात करें तो आएगा, धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं। अंश मतलब भाग। धातु क्रिया के उस भाग को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। सबसे सिंपल तरीका आपको मिल जाएगा। जैसे पढ़, जा, खा, लिख। उदाहरण देखते हैं कैसे कहेंगे इसको हम, धातु क्या है। जैसे पढ़ना क्रिया को देखते हैं, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ से लिया गया है। अब देखिए, पढ़ जो है वो धातु है, पीछे प्रत्यय में जो ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, पढ़ना। इस प्रकार पढ़ना धातु की क्रिया जो है वो पढ़ है। इसी प्रकार खाना, जिसमें खा और न लगाने से बनती है अव्यय। अव्यय किसी भी भाषा के वे शब्द कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार मतलब कमियां। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे तक, साथ आदि लिखे जाएं। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं तो क्या होगा, उसके साथ, अब तक, यहाँ तक इत्यादि। पूर्वकालिक प्रत्यय में कर क्रिया को जोड़ने से बनता है। जैसे किसी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय क्या होता है, देखो हिंदी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में हम बाद में देखते हैं, पहले प्रत्यय को देखते हैं। किसी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। पश्चात मतलब उसके बाद। प्रत्यय अर्थात विच्छेद करेंगे तो आएगा प्र धन अय, अर्थात अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ शब्दों के साथ जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइफन के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये हाइफन क्या है। हाइफन को योजक चिन्ह भी कहते हैं। दो पदों के बीच हाइफन या योजक चिन्ह लगाया जाता है। द्वंद्व समास के बारे में भी मैं जब बताऊंगा, जब मैं समास के बारे में बताऊंगा।
तो आइए देखते हैं, जैसे माता पिता, खाना पीना, लाभ हानि, रोना धोना, जगना सोना वगैरह वगैरह। जैसे सा, जैसा आदि शब्द यदि उपमा या समानता दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो इनके पहले हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। उपमा मतलब होता है किसी का उपमा दे रहे हैं, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी से हम उसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे एक सा, हम सा, तुम सा, बहुत सा, फूल सा इत्यादि। अगर सीधी सीधी भाषा में हम बात करें तो कहेंगे तुम बहुत फूल सा सुंदर हो या बहुत फूल सी सुंदर हो। तो जो आएगा फूल सी या फूल सा तो बीच में डैश आएगा। ठीक है, आगे बढ़। तत्सम शब्द, तत्सम शब्दों के वर्तने में सामान्यतः संस्कृत वाला ही रूप रखा जाता है, लेकिन जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्सम शब्दों की वर्तन में सामान्यतः संस्कृत वाला ही रूप रखा जाता है, मतलब जैसा संस्कृत में रखा जाता है वैसा ही, लेकिन जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है, लुप्त होना गायब हो जाना, उनमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे संस्कृत में महान, जगत इत्यादि ऐसे लिखते हैं, नीचे हलंत लगा होता है, लेकिन हिंदी में वो हलंत नहीं रहता। आगे देखते हैं अनुस्वर और अनुनासिकता चिन्ह। देखते हैं क्या है ये। स्क्रीन को देख के ही आप समझ गए होंगे कि अनुस्वर किसे कहते हैं और अनुनासिकता किसे कहा जाता है। पहला है पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुसार का ही प्रयोग किया जाता है। अनुसार अर्थात अनुस्वर, जैसे वंदना, लंदन, नंदनवन, नंद, नंदी, अंत, गंगा, चंचल, अंक, बिंदी, हिंदी इत्यादि। अगर 5वें अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का पंचम वर्ण आए अथवा वही 5वां अक्षर दोबारा आए तो 5वां अक्षर अनुस्वर के रूप में ना लिखें। जैसे सम्मेलन, अन्य, उन्मुख, चिन्मय, सम्मत इत्यादि। और हाँ, यहाँ पे पंचम मतलब होता है 5वां। आगे बढ़ते हैं। श्रुति मूलक, श्रुति मूलक बहुत छोटा सा है, ज्यादा बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा दोस्तों, बस आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को फैलाएं और अपने आप को इम्पोर्टेंस कराएं कि आपको भी पढ़ने लिखने समझने आता है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों श्रुति मूलक। श्रुति मूलक य व का प्रयोग वहाँ जहाँ विकल्प से होता है वहाँ नहीं किया जाए, केवल स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग किया जाए। जैसे देखते हैं, अब यहाँ पे आ रहा है शुद्ध और अशुद्ध रूप। इसका उपयोग तभी होता है जब हम कोई चीजें शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप में लिखते हैं। जैसे कौआ, कौवा, गई, गई, नई, नई। पूरा पढ़ के बताऊंगा नहीं, आप पॉज करके देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। आप देख सकते हैं हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। स्क्रीन को पॉज करके दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूलक व्याकरण में जो परिवर्तित न होकर जो परिवर्तित नहीं होता, जो बदलता नहीं है, जब बदलता नहीं है तो उसको वैसे रखो ना, जबरदस्ती बदलने की क्या जरूरत है ना। आगे बढ़ते हैं संयुक्त अक्षर की तरफ। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत लोगों को संयुक्त अक्षर के बारे में पता होगा। ये देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर हट जाता है तब स्वर रहित होने के कारण आधा बना व्यंजन अपने से आगे के व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे मर्म, सत्य, भाष्य। अच्छा ठीक है, इसमें देखिए ना, आपको मैं सादा इसमें बताता हूँ कैसे तरीका क्या होता है। सत्य कैसे लिखते हैं, स आधा त और य, ठीक है। भाष्य कैसे लिखते हैं, भा आधा श य, ठीक है। जो चीज इसमें आधी जुड़ जाती है और उसके पीछे वाले शब्द के साथ पूरी जुड़ जाती है उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया है आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारे अंतिम दूसरा द्वत्व व्यंजन या द्विग व्यंजन। कभी कभी 2 समान व्यंजन जोड़ा जाता है, जैसे बच्चा। अगर दूसरी भाषा में कहें तो एक वर्ण अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता है। जैसे क, च, ट, त, प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता, अर्थात ख के साथ आधा ख, घ के साथ आधा घ, छ के साथ आधा छ आदि का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण लिखा है मैंने, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सही शब्द कौन सा है और गलत शब्द कौन सा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट पॉइंट है हमारा है नुक्ता।
दोस्तों नुक्ता बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है, उसको बारे में डिटेल बताने के चक्कर में 2 वीडियो बन जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवार की लिपियों में से एक व्यंजन अक्षर के नीचे लगाने वाले बिंदु को कहते हैं। इसमें से उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बिंदु। साधारण हिंदी उर्दू में इसका अर्थ बिंदु ही होता है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने उर्दू के कुछ शब्द लिखे हैं, उर्दू में 2 अक्षर लिख के रखे हैं और हिंदी में भी इसका उच्चारण दिया हुआ देखते हैं। नुक्ता ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पहले से मूल लिपि में न हो, जैसे कि ढ मूल देवनागरी वर्ण में नहीं था और न ही यह संस्कृत में पाया जाता है। अरबी फारसी लिपि में अक्षरों में नुक्ता का प्रयोग होता है। अब ये आश्चर्य की बात है हम सबके लिए, खैर मुझे तो पता ही था, आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी। जो हम क ख ग घ में जो ढ पढ़ते हैं, ये ढ हमारा हिंदी और संस्कृत शब्द का नहीं है। उदाहरण देखते हैं। र उस बिंदु को कहते हैं जो अरबी और फारसी से हिंदी में आए शब्दों की कुछ ध्वनियों को लिखने के लिए देवनागरी के कुछ वर्णों के नीचे लगाई जाती है। ये साधारण भाषा में है। आगे देखते हैं। हिंदी के क, ख, ग, ज और फ वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर अरबी फारसी की ध्वनियों में हिंदी क, ख, ग, ज या ज, फ को लिखा जाता है। यह पद्धति उस दौर में शुरू हुई थी जब हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन का कार्य जोरों पर था। तो बस आज के वीडियो में सीखने के लिए बस इतना ही। आगे और सीखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।